हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। क्यों सर, आज इतना अच्छा दिन क्यों है? क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, नया चैप्टर। यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। हाँ ठीक है यार, थोड़ा सा फीवर है अभी, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आज पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, ठीक है। राम राम जी, राम राम। ठीक है, आज मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज बहुत सारे बच्चे वो भी आए हैं जिनका बैकलॉग हो गया था। उन्होंने सोचा कि नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जो कि अच्छी बात है, और पुराने वाला बैकलॉग जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बस पिछले चैप्टर का थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो है मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर आराम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आया ना? यस सर, यस सर, यस सर। आया, देखा, मुझे चैट से पता चल जाता है। चैट की जो फिजा है ना, वही बदल जाती है। ठीक है, करेक्ट सर, यस सर, यस सर, यस सर जी। नया चैप्टर शुरुआत कर सकते हैं आप। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कंसंट्रेशन का टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आइए वापस आगे बढ़ते हैं। आज रूल्स ऑफ द क्लास, पुराने बच्चे, नए बच्चे, हमारे बच्चे, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, सबको ये फॉलो करना चाहिए अगर ये आपका लास्ट ड्रॉप ईयर है। नहीं तो अगले साल फॉलो जरूर करना, अगर सिलेक्शन लेना होगा उससे अगले साल। तो शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगे होने चाहिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप नोट्स क्लास के साथ बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखना है, वहीं से शुरू नहीं करना, और कभी भी मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना है। आज नया चैप्टर है, आज आप शुरुआत कर सकते हैं शुरू से। मेक श्योर करिए कि लास्ट क्लास को नोट्स को रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी अपनी सॉल्व करके आए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। कभी भी चैट में, चाहे लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड ना हो, ठीक है। क्योंकि आप एडमिन बैठा होता है, कहीं वो ब्लॉक वगैरह ही ना कर दे आपको। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाइए। अगर कुछ नोट्स रह भी जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। वहां पर आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछिए, अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। पर क्लास में 100 से ऊपर डाउट सॉल्व कर रहा हूं, कल की क्लास के भी मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है। डोंट वॉच द वीडियोज इन हाई स्पीड अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो। और अगर आप मजे लेने आए हैं तब वीडियोस देखिए 2x की स्पीड में। ओ बल्ले बल्ले, यस। आइए, यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। कुछ भी हो जाए, अगर आज बैकलॉग आएगा तो आज क्या बोलेंगे, सिर्फ आज के बारे में बात करो। दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा, किसी और दिन हो जाएगा, हो जाएगा, बट आज तो नहीं होगा, ठीक है। आइए, आज क्या क्या पढ़ेंगे यार। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉलिड्स की लिक्विड में, गैस की लिक्विड में, उनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। और इसी के रिलेटेड है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आज सर आपने रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास नहीं रखा? हाँ नहीं रखा, क्योंकि नया चैप्टर था, इसी कारण। बहुत सारे बच्चे नए आए होंगे, उन्होंने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा होगा। बेचारों ने टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो उनको रिवाइज क्या करवाना, ठीक है। बाकी जिन्होंने पढ़ा होता उनको रिवीजन की वैसी जरूरत नहीं होती। आज नहीं रखा, कल से रखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, और भी बहुत सारी चीजें, नॉर्मेलिटी एंड ऑल, वो सारी हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कर ली हैं। यस और नो, यस और नो, जल्दी 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 रिप्लाई करिए, बी क्विक।
यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पढ़ लिया है, कम से कम 2-3-4 क्लासेस ली हैं हमने उसके ऊपर, 2-3 तो ली होंगी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बस उसे आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में करना है, बाकी सबको जो इस चैप्टर का है वो आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। सबसे पहले सर, ये सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स किया जाता है किसी भी रेशो में, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से लेमनेड, या आप शिकंजी भी बोल सकते हैं। क्या क्या चीजें होंगी इसमें? मेरे ख्याल से एक तो पानी जरूर होगा, एक नींबू जरूर होगा, है ना, एक शुगर जरूर होगा, हो सकता है सॉल्ट भी हो इसमें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एक सॉल्यूशन। कोई भी रेशो हो सकती है, हो सकता है किसी को चीनी ज्यादा पसंद हो, किसी को नमक ज्यादा पसंद हो, किसी को नींबू ज्यादा पसंद हो, खटास ज्यादा पसंद हो, है ना, तो कोई भी रेशो हो सकती है। तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे शिकंजी में दो से ज्यादा कंपोनेंट है, पानी भी है, चीनी भी है, नमक भी है, नींबू का रस भी है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी शायद। ठीक है, बट अगर 2 कंपोनेंट से बना हुआ है सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, तो मतलब सिर्फ 2 चीजों से मिलके बना हुआ है, पानी लिया और नमक लिया। ठीक है, नमक वाला पानी है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, इनके अंदर 2 चीजें होंगी, तो वो कौन कौन सी होंगी? एक कहलाएगा सॉल्वेंट, दूसरा कहलाएगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो जिसमें चीज को डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूट वो जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है। जैसे पानी के अंदर, मैं दिखा देता हूं आपको, वाटर इज समथिंग दैट वी डू नॉट हैव, लेट मी आस्क फॉर द रिफिल। ये रहा पानी, ठीक है, थोड़ा सा गिर गया, और ये रहा नमक। ठीक है, जिसमें डिसॉल्व किया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जिसको डिसॉल्व किया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? दैट इज सॉल्यूट। वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। इसके अंदर जो नमक था वो क्या है? दैट इज सॉल्वेंट। सॉरी, नमक क्या है? सॉल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट को हो हम थ्रू आउट द चैप्टर ए से डिनोट करेंगे। जहां पर भी मैंने लिखा होगा ए, वो वाला नहीं है, ए वो वाला ए नहीं है, ये क्या है? वो सॉल्वेंट को डिनोट करेगा। और जहां पर भी मैंने लिखा होगा बी, ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने लिया यहां पर प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब अकेला पानी है। इसके ऊपर से इसमें डालना शुरू किया, ये है प्योर वाटर। ऊपर से हमने इसमें डालना शुरू किया शुगर। जैसे जैसे आप इसमें शुगर डिसॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, ये शुगर का सॉल्यूशन बनता जाएगा। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जिसमें शुगर सॉल्यूट की तरह काम करेगी, और लिखा होना चाहिए था वैसे यहां पर शुगर का एक्वस सॉल्यूशन। जब भी वर्ड एक्वस यूज कर लिया जाए तो समझ लीजिएगा वाटर सॉल्वेंट है। वाटर सॉल्वेंट है, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट की तरह काम करेगी, पानी जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। थोड़ी शुगर डाली, डिसॉल्व हो गया, थोड़ी और शुगर डाली, डिसॉल्व हो गया। शुगर डिसॉल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एक ऐसा समय आया जब शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो गई। आपने शुगर डाली, स्टेर किया, देखा शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। जब तक
शुगर डिसॉल्व होती जा रही थी, हम उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पानी में शुगर डाल रहे थे, डिसॉल्व होती जा रही थी, हम उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमने ऊपर से और शुगर डाली, डिसॉल्व करने की कोशिश करी, देखा शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आइए बताते हैं। जब आपने कोई सॉल्यूट लिया, मैं उसे सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूं, सर कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, मैं सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूं, है ना, शुगर सॉलिड होती है, उसको आपने सॉल्वेंट में डाला। सॉल्वेंट भी कोई भी हो सकता है, लिक्विड, गैस, एनीथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है, बट मैं इसे लिक्विड फॉर्म में मान रहा हूं, है ना, पानी लिक्विड होता है। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, शुगर लिया, वाटर के अंदर डाला, मिक्स किया, मिक्स हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिससॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसे? डिससॉल्यूशन। क्या मतलब है डिससॉल्यूशन का? कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जा रहा है। वॉइस आपको स्लो लग रही है, मैं एक बार चेक कर लूं बेटा? नहीं, मेरे ख्याल से तो वॉइस ठीक है यार, मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेता हूं, ठीक है? क्या अब आपको आवाज ठीक लग रही है? मैं एक बार चेक कर लूं? लेट मी चेक इट आउट। हेलो हेलो हेलो, अरे यार आवाज तो प्रॉपर आ रही है यार। आपने हेडफोन नहीं लगा रखा बाबू? नो सर, इट्स ओके। नो सर, आप हेडफोन नहीं लगाते क्लास लेते टाइम? मैं तो चेक किया, वॉइस ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, मतलब नॉर्मल बोलने पे मैक्सिमम है। अगर ऐसे बोलूंगा हाँ बेटा समझ आया, तो ये मैक्सिमम है। ओके, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, है ना, थम्स अप शो कर रहे हैं बच्चे। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस, क्लियर क्लियर क्लियर, परफेक्ट सर। मेरे ख्याल से आपने हेडफोन नहीं लगा रखा बाबू, हेडफोन लगाओ, बहुत जरूरी है। आप बाहर की आवाजों को भी कम करेगा और यहां पे कंसंट्रेशन भी आपकी बढ़ाएगा। आइए टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। सर डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता जाता है। ठीक है सर, अगले पेज पे चलते हैं और एक छोटी सी बात और बताते हैं आपको। जब तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है। ठीक है सर, डिसॉल्यूशन का मतलब समझ आ गया? यस सर, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? मान लेते हैं, कहां गया वो ग्लास, ये रहा ग्लास। मान लेते हैं मैंने लेट किया, लेट का मतलब होता है मान लो, ठीक है, मैंने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मैंने फिर भी इसके अंदर और सॉल्ट डाला, है ना, माना था, मैंने माना है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मैंने इसके अंदर और सॉल्ट डाला और अब इसे स्टिर करने की कोशिश करी। ठीक है, आपको पता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर अब सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, बट यहां पर दो प्रोसेस होंगी। क्या होंगी? दो प्रोसेस होंगी। मैं बता रहा हूं क्या दो प्रोसेस होंगी। अगर 1 ग्राम सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हुआ, जिसे क्या बोलेंगे हम? डिसॉल्यूशन। पेन कहां रख दिया मैंने? पेन कहां रख दिया? पेन अच्छा जेब में डाल दिया, सॉरी। हाँ, अगर मैंने 1 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो 1 ग्राम सॉल्ट जो डिसॉल्व्ड था, ठीक है, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? दो प्रोसेस होंगी। एक तो कुछ सॉल्ट, 1 ग्राम मान रहा हूं, 1 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व होगा, तो 1 ग्राम सॉल्ट जो डिसॉल्व था ना, वो अनडिसॉल्व्ड हो जाएगा, वो अनडिसॉल्व्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मैं समझा देता हूं, दोबारा आपको बता देता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ये होगा कब? ये होगा जब सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दो प्रोसेस होती हैं, एक डिसॉल्यूशन, एक क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्यूशन का मतलब है जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाता है, मान लेते हैं 1 ग्राम हुआ, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट था वो अनडिसॉल्व्ड हो जाता है, उल्टा एक दूसरे का, ठीक है। ये जो सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका था वो अपने क्रिस्टल बना लेगा, यहां पर जो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट थे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा कब? ये होगा कब? इक्विलिब्रियम पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब ये दोनों प्रोसेस हो रही हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, और दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है। यानी कि अगर 1 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गया तो 1 ग्राम सॉल्ट क्रिस्टल बना लेगा, 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो गया तो 5 ग्राम सॉल्ट क्रिस्टल बना लेगा। क्या यह बात आपको समझ आ गई? यस और नो? आइए, वोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यही हमारा आज का पहला MIT है। सर MIT क्या होता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो मुझे नजर आ रहा है मोर देन 95% से ऊपर बच्चे यस बोल रहे हैं, बट 2-4 जनों ने नो बोला है, पहली क्लास में आए हैं, कोई बात नहीं, मैं भी उनको बता देता हूं दोबारा। दो प्रोसेस होंगी, सॉल्ट डिसॉल्व से अनडिसॉल्व बनेगा, अनडिसॉल्व से डिसॉल्व बनेगा। जब अनडिसॉल्व से डिसॉल्व हो रहा है उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन, और जब डिसॉल्व से अनडिसॉल्व हो रहा है उसे बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। दोनों होंगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, दोनों होंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस क्या है? कोई बात नहीं बेटा, वीडियो थोड़ी सी पीछे करेंगे, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। मैंने बोला ही था 95%, देख रहे हो तुम भाई का एक्सपीरियंस, देख रहे हो तुम एक्सपीरियंस, बोला था 95%, देखो जरा परसेंटेज क्या है, 94.66% है ना, ये इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। आइए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस आपसे करना चाहते हैं। आप पोल नहीं आया तो आपने चैट में रिप्लाई कर दिया, बात तो एक ही। मान लीजिए सॉल्यूट सॉल्वेंट जब आपस में कंबाइन करके सॉल्यूशन बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन बोलते हैं। ये प्रोसेस जनरली दो तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस समझ नहीं आया, हिंदी में समझा देता हूं बेटा। अभी थोड़ा फ्रेंच बोल रहा था तो हो सकता है ना समझ आया हो, अब हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी समझ आ जाएगी, है ना। वो ऑल आर इंडियंस। पानी है, पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाला, डिसॉल्व होता गया होता गया होता गया होता गया, सॉल्ट डालते जा रहे हो, डिसॉल्व होता जा रहा है। जब तक डिसॉल्व होता जा रहा है हम इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब डिसॉल्व होना बंद हो गया तब इसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बताओ हिंदी समझ आई कि नहीं आई? फ्रेंच में थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाती है, मुझे भी होती है जब टीचर फ्रेंच बोलते थे, बट हिंदी आ जाती है समझ। आपको बताओ हिंदी समझ आई कि नहीं? ठीक है, आइए प्रोसेस के तरफ
हम बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इन द क्लास। ठीक है, आइए बेटा, जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाएंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, डिसॉल्यूशन। ये प्रोसेस जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा H नेगेटिव आए। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, है ना, पहले ही बता देता हूं। आपने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया। इस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन बोलते हैं। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई, इसका मतलब इसमें से हीट निकलेगी। आपने बीकर को हाथ लगाया, गर्म होगा बहुत ज्यादा, उसमें से धुआं निकल रहा होगा, गर्म वाला धुआं। ठीक है, तो आप उसको टच करेंगे, बहुत गर्म होगा, हम उसे क्या बोलेंगे कि हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बीकर को हाथ लगाएंगे, बहुत गर्म होगा। समझ आ गया? आइए, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। पहले एक और चीज समझाता हूं, इसी में समझा देता हूं, फिर अगला से केस बताता हूं। ऐसे केसेस में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने गरम करना शुरू कर दिया, हमने गरम करना शुरू कर दिया, देन बैकवर्ड रिएक्शन अकर। समझाता हूं थोड़ा थोड़ा समय। बैकवर्ड रिएक्शन अकर, ये होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर डिसॉल्व होते जाएंगे। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि ये Rn का मतलब रिएक्शन है। ठीक है, उल्टा उल्टा कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन बना हुआ था, सॉल्यूशन बना हुआ था और वो अलग अलग होने लगेगा, उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होने लगेंगे। यानी कि नमक वाला पानी था, नमक डिसॉल्व हुआ था, नमक डिसॉल्व हुआ था, बट जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नमक अलग होने लगेगा, पानी अलग होने लगेगा, यानी कि नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगेंगे। सर क्रिस्टलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। हाँ बेटा, वही उल्टा उल्टा लिखा ही है। डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मान लीजिए, मानने का मतलब होता है लेट करना, अगर ये प्रोसेस का डेल्टा H दैट इज एंथैल्पी चेंज, ये चेंज है, ये एंथैल्पी है, पॉजिटिव आया, हम कहेंगे हीट एब्जॉर्ब हुई है, हम कहेंगे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हम कहेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। ठीक है, मान लीजिए सॉल्ट को आपने वाटर के अंदर डाला, आपने दोनों को मिक्स किया और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब पता क्या, आप उसको टच करके देखोगे वो बीकर ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसे केसेस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसे केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा हुआ है बेटा यहां पर। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होगा, इधर की तरफ जाएंगे। इधर की तरफ मतलब क्या है, वो जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट और ज्यादा मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई है। अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और यहां पर
यहां पर ये जो लिखा हुआ था एक्सोथर्मिक वाला, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बैकवर्ड आ गया ना, बैकवर्ड कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब सॉल्यूट और में सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो रहा, यहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। एक्सो में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, एंडो में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, डाउट सेक्शन में देख लेते हैं बाबू एक बार। सर व्हाट इफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑफ सेम अमाउंट एंड बोथ आर लिक्विड, देन हाउ टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर उनमें से कोई वाटर है तो वो सॉल्वेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, दोनों को एनी रेशो में मिक्स कर सकते हैं। मिक्सचर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों आ जाते हैं, सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। ये एक्सोथर्मिक एंड एंडो सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, आज डिस्कस करेंगे हम। सर एक बार और रिपीट कर दो, एक बार और रिपीट कर देते हैं। डिसॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व से अनडिसॉल्व की तरफ जा रहे हैं। हो गया, आपके नाम में रिपीट है, देखो कुलसुम कुलसुम, तभी तुम रिपीट करवाती हो, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या है, इस पे रिसर्च चल रही है बेटा, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप। इंक्रीज होगा या डिक्रीज, ये क्या लिखा है, ये मुझे ना यहां पे कहीं इंक्रीज नजर आ रहा है ना यहां पे डिक्रीज नजर आ रहा है। सेकंड पॉइंट फिर से बोलिए, सेकंड पॉइंट यही है ना, हाँ एक बार बोल देते हैं, आ जाओ बेटा। सिंपल इतना याद रखिए, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होने लगेंगे, क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि सॉल्यूट और डिसॉल्व और डिसॉल्व और डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए कई प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये देखिए हमने उनके नाम यहां पर लिखे हैं। ये जो हमने पेज रखा है आपके सामने, जो आपके सामने टेबल रखा है, वो हमने एज इट इज एनसीईआरटी से लिया है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखिए, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सर इनको गैसियस सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, इनका सॉल्वेंट गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, इनका सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, इनका सॉल्वेंट सॉलिड होगा। इसका सॉल्वेंट गैस, इसका सॉल्वेंट लिक्विड, इसका सॉल्वेंट सॉलिड। आइए सबसे पहले बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। ये तीन तरह का हो सकता है, ठीक है। सर ये विजिबल नहीं है, अब विजिबल हो जाएगा जैसे जैसे ये करता जाऊंगा ना। ये लो, राम करे ऐसा हो जाए, देखो अब विजिबल होता जा रहा है। देखिए मैं सामने टीवी में देख रहा हूं, मुझे सब विजिबल नजर आ रहा है, ठीक है। कहीं कहेंगे ना 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 मेरी तो आंखें और किस्मत दोनों खराब है। आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी खोल लीजिए, ठीक है। अब कर देते हैं चैट को बंद, सॉल्यूशन हमने दे दिया है। आइए सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट तो गैस होना ही था क्योंकि गैसियस सॉल्यूशन है। सर इसका एग्जांपल हो गया एयर, हवा, जिसके कारण तुम जिंदा हो। उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, यहां पर तो सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और भी बहुत सारी होती है, ठीक है सर। सॉल्यूट लिक्विड, गैस सॉल्वेंट। सर एग्जांपल
क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। सर क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या लिख देता हूं, CHCl3, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को जब मिक्स किया जाएगा नाइट्रोजन गैस के साथ, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन तो गैस होती ही है। तो ठीक है सर, एक और बात करते हैं। सॉल्यूट अब की बार सॉलिड हो जाएगा, सॉल्वेंट तो गैस रहेगा क्योंकि गैसीय सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर क्या होता है? ये होता है कपूर। आपने देखा होगा जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो एक वो टिकिया टाइप होती है ना जिसको हम जलाते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की, वो होता है कपूर। ठीक है सर, और बात करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, दैट इज लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड। गैस सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी, सॉल्वेंट लिक्विड होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। सर एग्जांपल, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यस सर, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह होती हैं, वो सांस कैसे लेती हैं? ड्यू टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। आइए नेक्स्ट, लिक्विड ही सॉल्यूट है, लिक्विड ही सॉल्वेंट है। इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। घर पे आपने देखा होगा सैनिटाइजर, जब कोविड-19 का क्राइसिस था, कभी कभी घर पे सैनिटाइजर खत्म होने लगता था तो बाहर नहीं लेने जा सकते थे, तो उसी टाइम क्या करते थे, सैनिटाइजर लेते थे और उसमें पानी डाल देते थे, है ना। वही वाला एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, या किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा लोगों को शराब पीते हुए इथेनॉल वाटर के साथ, है ना। आइए, सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, या अभी अभी मैंने भी एग्जांपल किया था, नमक को डिसॉल्व किया था वाटर में, ठीक है, या ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर लो, या शुगर को डिसॉल्व कर लो वाटर में, बात तो एक ही है, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशंस। गैस सॉल्यूट है, सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। आपने ये एग्जांपल, अगर आपने 10th भी करी है, मैं 12th की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं 12th की तो बात ही नहीं कर रहा, 10th अगर आपने करी होगी, क्या ये रिएक्शन पड़ी है? इथीन में हाइड्रोजन डाला इन, या तो निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, ये वही वाले की बात कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस और ये पैलेडियम सॉलिड। हाँ सर, ठीक है, यही है वो, यही है वो, यही। ठीक है, और बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूट, और सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहना है क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। जरूरी नहीं है अमलगम मरकरी के साथ ही हो। पहली बात, सर ये अमलगम होता क्या है? अमलगम होता है एलॉय। किसका एलॉय? मरकरी का किसी मेटल के साथ। जब मरकरी और कोई दूसरा मेटल आपस में मिलकर एलॉय बना लेते हैं उसको हम अमलगम बोलते हैं। सर एलॉय किसे बोलते हैं? बेटा जब मेटल्स आपस में मिक्स करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम एलॉय। 7th 8th में भी पढ़ा होगा। और बात करते हैं बेटा सॉलिड सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। कॉपर भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है। ठीक है, आप इसे जल्दी से, वैसे तो आप साथ साथ लिख रहे होंगे, जिन्होंने लिखना है, कईयों ने एनसीईआरटी खोल ली होगी, वहां से लिख लिया होगा। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम लिख लीजिए। हाँ हाँ, कर दूंगा सामने साथ हुए तो, ठीक है, चल भाई। जल्दी जल्दी, बी क्विक। डन सर, डन सर, ओके सर, नॉट डन, ले लीजिए 10 सेकंड का टाइम और ले लीजिए। डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। हमें
जो डिटेल में पढ़ने हैं। क्या बोला मैंने? जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, एक तो जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, एक तो ये सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, दूसरा जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा। ये दो हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा या गैस को हमें लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा। ये हमें दो हैं जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। आइए शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। खुली आंखों से देखिए। क्या आपको यहां पर एक सॉलिड टैबलेट आई है ना, कोई डिस्प्रिन वगैरह की टैबलेट होगी, उसको वाटर में डिसॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? यस। तो ये एग्जांपल है सॉलिड को जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन यहां पर क्या है? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन यहां पर क्या है? 100 ग्राम लिक्विड ले लीजिए, सॉल्वेंट ले लीजिए, कोई सा भी, मैंने यहां पर वाटर लिया है। अब इसके अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी। यहां पर डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की क्या है? 100 ग्राम लिक्विड के अंदर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। क्या ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? सिर्फ यस और नो लिखेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ सर, जब आपने लिख ही दिया कि मैक्सिमम जितना डिसॉल्व होगा, यानी कि जब तक डिसॉल्व हो रहा है डिसॉल्व करते जाओ तो वो सैचुरेटेड तो बनेगा ही। टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओए ये रहा हमारा डेफिनेशन। ठीक है जी। अब सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इस सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है? आइए उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आपकी स्कूल की क्लास में आपके दोस्त कौन थे? जानकार तो सभी थे, पूरी क्लास ही एक दूसरे को जानती है, बट आपके दोस्त कौन थे? है ना, वही थे जिनकी हरकतें आप जैसी थी। यस, हम इनको बोलते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। है ना, आपने कभी अपनी चैट ऑब्जर्व करो, उसमें आप उस लड़के को ही क्यों ब्लेम करें जो हमेशा पूछता है रिया अपना फोन नंबर दोगी क्या? ठीक है, क्योंकि रिया भी कभी कभी, रिया एक हिपोथेटिकल नेम है, ठीक है, रिया इसमें जो क्लास में रिया उसको बुरा नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि रिया भी कभी कभी आके चैट में यही बोलती है कोई मुझसे बात करेगा क्या? ठीक है, तो इसी कारण वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसी कारण उनकी ज्यादा बनती है। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर एक जैसी है तो ये एक दूसरे में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगा। और नेचर अगर ऑपोजिट है, पता चले कि रिया कह रही है कि कोई मुझसे बात करेगा क्या, और दूसरी तरफ बैठा हुआ है सख्त लौंडा, ठीक है, जो कह रहा है भैया तुमसे बात तभी होगी जब एग्जाम हो जाएगा, जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
तब ऑब्वियसली दोनों की बनेगी नहीं। इस साल तो एटलीस्ट नहीं बनेगी, अगले साल जब रिजल्ट आ जाएगा रिया का पिया बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे तुम्हारे पास। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम है, उन दोनों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर अलग अलग है, तो उन दोनों की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है। आइए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कि अगर नेचर सेम है तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लाइक dissolves like। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होंगे। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि ये जो नमक है आप पानी के अंदर डाल रहे हो और वो डिसॉल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, इसका क्या रीजन है सर? नमक और पानी दोनों ही पोलर होते हैं। अच्छा सर, अब की बार इसमें चीनी डाल दो, ये चीनी डाल रहा हूं अब की बार में, ठीक है, और ये भी डिसॉल्व होता जाएगा, पानी के अंदर चीनी भी डिसॉल्व हो जाती है, पता है आपको, ठीक है। सर ऐसा भी क्यों हो पा रहा है? रीजन सेम है, पानी पोलर होता है, शुगर भी पोलर होती है, दोनों की नेचर सेम है, इसी कारण वो डिसॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स, पेन चेंज कर लेते हैं, पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व मोर इन पोलर सॉल्वेंट्स। सर मुझे तो यही नहीं पता कि कौन पोलर सॉल्यूट होते हैं, कौन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। आपको पता चलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पोलर का मतलब यह होता है जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं आता है, जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं आता है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे जिससे हमारा काम चल सके सॉल्यूशन में, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है पोलर सॉल्यूट्स। सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। और सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? मीथेनॉल लगा लो आप, कोई भी अल्कोहल लिख लो, जरूरी थोड़ा मीथेनॉल लिखना है, वैसे उसमें भी आ सकता है, सॉल्वेंट में भी आ सकता है। वाटर, अल्कोहल, आप इतने पढ़ लेंगे आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इसी तरह से जो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे वो किसमें डिसॉल्व हो जाएंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सर नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है वो सर ये डाइपोल मूवमेंट वगैरह ये इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप, ठीक है। शुगर नॉन पोलर होती है या पोलर होती है, ये पढ़ो बेटा, इसे लिखा है ये पोलर सॉल्यूट और ये लिखा है शुगर, है ना। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे नैप्थलीन, जैसे एंथ्रासीन। सर ये नैप्थलीन हमने कभी देखा तो है नहीं। देखा है आपने नैप्थलीन? आपने देखा है जब आप सर्दियों के स्वेटर वगैरह विंटर के जो गारमेंट्स होते हैं उसको संभालने लगते हैं
तो उसमें छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स नहीं डालते साथ में, हाँ ये वही है नैप्थलीन बॉल्स। क्या है ये? नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सर नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? बेंजीन, CCl4, CS2, हेक्सेन। इतने से आपका काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तब तक मैं एक बार डाउट देख लेता हूं। ग्लूकोज कैसे पोलर हुआ? उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आता। डिफरेंस बिटवीन पोलर नॉन पोलर, पोलर का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, नॉन पोलर का होता है। बेटा सुनते नहीं हो क्या क्लास में? सर सॉइल नॉन पोलर है ना, बिकॉज वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। कह सकते हो, चैप्टर 1 के नोट्स और डीपीपी कर ले, वही काफी है, मॉड्यूल भी करें। कर लिया करो दीदी, कर लो। ये क्लास का डाउट है, करा दो ब्लॉक, तुम्हें करा दो ब्लॉक एक बार और सर। हाँ एक बार, मैं 2 बार बताऊंगा तुम्हें, एक बार नहीं 2 बार, बट तुम्हें वीडियो में पीछे जाना पड़ेगा। सेम नेचर मींस वो भी नॉन, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, सॉल्यूट भी नॉन पोलर। पोलर का मतलब बताया यार, सुनते नहीं हो क्या भाई? नेहा यादव बोला ना डाइपोल मोमेंट इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अरे भैया तुम लोग तो पागल कर दोगे भाई। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर क्या अभी भी चैट पे चल रहा है? चलने दो बेटा, चलने दो। फिर मैं कर क्या सकता हूं? इंसान हूं, बता सकता हूं। पता है जब तुम लोगों के मैं डाउट सॉल्व करता हूं ना, है ना, रात को बैठ के 12, 1, 2, 3 बजे तक, कल कितने बजे तक? शायद 2 बजे तक सॉल्व किया था। ठीक है, तो एक गाना मैंने लूप पे लगा रखा था। लूप पे, लूप समझते हो? बार बार वही गाना रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। मैं चुप करके डाउट सॉल्व करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ। ठीक है, पता वो गाना कौन सा है? पता वो गाना कौन सा है? मैं गा के सुनाता हूँ। मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी यूरिया पोलर है बेटा, फिर भी मैं आपके लिए डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो मतलब कि डाउट में जिन्होंने धमाल मचा रखा होता है, वो ये है, ना शर्म ना हया ना ख्याल, एक बार आया। है ना, जब भी मैं आपका डाउट देखता हूं, मुझे यही लाइनें मेरे मन से बाहर निकलने लगती हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक है, चलिए। ये मजाक था। ठीक है, गाने वाने नहीं सुनता मैं जब कोई काम कर रहा होता, तो ये तो ऐसे ही। ठीक है, चलिए 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 चलिए, आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक चल रहा है हमारा, चैट बॉक्स अब बंद कर दे, अब सब दांत फाड़ते रहेंगे उसमें, नहीं तो। टॉपिक क्या चल रहा है? सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। इतनी बात सबको पता है, सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब सॉलिड को अगर लिक्विड में डाल रहे हैं, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अरे ये सॉलिड है यार, प्रेशर लगाने से कुछ हो रहा है क्या? इसको कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस वही, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एज सॉलिड्स आर, जनरली बोल रहा हूं मैं, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर। चाहे प्रेशर बढ़ाते भी जाओ तो उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसी कारण हम ये बोल देंगे कि अगर सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाया भी तो उनकी सॉल्युबिलिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आइए आराम से पढ़ते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया, आज ही पढ़ाया, आज ही, बट फिर भी दोबारा लिख लेंगे तो थोड़ी बच्चों को तसल्ली ज्यादा हो जाती है।
पहला केस पढ़िए, पहला केस पढ़िए, आराम से आप पढ़ो, आप पढ़ो, जल्दी नहीं है, आई एम नॉट इन ए हरी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Substances whose solubility with increases with increase in temperature। आपने ये कोई सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करने का मतलब देखो सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। क्या आपको यह बात समझ आ गई आज की क्लास से कि हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। आज पढ़ाया, आज ही मैं दिखा भी देता हूं मैंने कहां पढ़ाया और दोबारा समझा भी देता हूं। अगर रिएक्शन एक्सो नहीं एंडोथर्मिक होगी, ये मैं दिखा देता हूं, आइए मैं दिखाता हूं, आइए आराम से है ना। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। खत्म। यही वाली लाइन दोबारा पढ़ा रहा हूं, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया? उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी जिनका रिएक्शन जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कौन से ऐसे होते हैं जिनमें ये एंडोथर्मिक होती है? अरे सैयद मियां ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जो अपने घर पे करते हो? हम यहां पर सारे के सारे जो हैं फैमिली का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हें वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं। नहीं ना, वो बातें मत लिखें जो आप अपने घर पे लिखते हैं, है ना। कुछ लोगों को शर्म नहीं होती है कि लड़कियां भी हैं बैच में और वो अपने हरकतें शो कर देते हैं। वाह बेटा वाह, ये बनेंगे डॉक्टर। बेटा मिलना अगले साल रिजल्ट में, है ना। ओ आई मीन यूट्यूब पे देखना रिजल्ट को ना। तुम्हारे जैसों का रिजल्ट आने लगा तो फिर तो बस हो गया। जैसे नमक हो गया, जैसे शुगर हो गया, इस तरह की कई और चीजें हैं। और भी यार कहीं, जरूरी नहीं है कि यही वाला सॉल्ट लिखना है, आप कोई और सॉल्ट भी लिख सकते हैं, KNO3। जनरली सॉलिड्स इसी कैटेगरी में लाई करते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये आपको इनके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली इनसे एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सॉलिड्स इसी में लाई करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम सॉलिड्स इसी कैटेगरी में बेटा लाई करते हैं, ठीक है सर। आइए सेकंड केस पढ़ते हैं। substances whose solubility decreases with increase in temperature, यानी के टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बेटा ये भी आज पढ़ाया हमने, आओ देखें। जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यही लिखा हुआ आपके सामने, इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं मैं। किसी को लगे कुछ नया लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं। आइए पहला पॉइंट क्या है? जब सॉलिड, सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट आपस में मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम डिससॉल्यूशन भी बोलते हैं। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अगर पेपर में कोई भी चीज आई, ठीक है, वो इसी कैटेगरी में लाई करेगी, एक्सेप्ट स्कूल। जो स्मॉल लेटर में लिखा है उसका कोई भी मतलब नहीं है, जो कैपिटल लेटर में लिखा है उसका मतलब है। एस स्टैंड्स फॉर सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3.10H2। सी है सीजियम कार्बोनेट, ठीक है। भाई जिसको चैट से प्रॉब्लम होती है वो अपनी चैट बंद कर देना, दिमाग नहीं है भाई इतना, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। सीजियम कार्बोनेट, ये सीजियम सल्फेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है ना। और एल के लिए हो जाएगा दैट इज लिथियम, शिट यार, लिथियम कार्बोनेट। ऐसे केसेस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बेटा ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, कोई भी एग्जाम्पल पेपर में आया तो वो इसी कैटेगरी में लाई करेगा। अगर मैंने नाम नहीं लिखवा रखा, एक्सेप्ट स्कूल, स्कूल इसमें लाई करेगा, स्कूल इसमें लाई करेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात पे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है, आज आपकी थोड़ी तारीफ करते हैं, एंड यू डिजर्व इट, है ना। कुछ अगर किसी बुरी बात पे डांटना चाहिए तो अच्छी बात पे तारीफ भी करनी चाहिए। दोनों के दोनों जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 13 क्लासेस हुई हैं, 13 क्लासेस हुई है ना फर्स्ट चैप्टर की। हम सब ने मिलके, वैसे ज़्यादा क्रेडिट आपको है, सही बात बताऊं तो इसमें मैं मानता हूं कि आप लोग क्रेडिट के हकदार हैं। हम सब ने मिलके चैट पे बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अभी चैट बहुत धीरे धीरे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि क्लास में बच्चे ही नहीं है ना। अब शुरू हो जाओ, जरा चैट दिखाओ भाई अपनी, बताओ भाई कितने बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, बताओ भाई, अब देखना जरा चैट कैसे चलेगी। अब देखो चैट, देख रहे हो, देख रहे हो, पढ़ी भी नहीं चाह रही अब चैट, देख रहे हो। एंड इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखो ऑफलाइन में ना ये चैट वैट तो छोड़ दो, किसी की आंख भी नीचे नहीं जा सकती, मतलब कि तुम छोड़ ही दो, वो मेरा जलवा है, मुझे पता है ऑफलाइन में मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं कैसे नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। 500 बच्चे भी क्लास में बैठे होंगे ना, 500 के 500 मुझे देख रहे होंगे और मैं भी उनको पीरियोडिकली देख रहा हूँगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी गर्दन भी नीचे चली जाए, लिखते टाइम भी नहीं, वो मुझे ही देख के लिखेंगे नीचे जो भी लिखेंगे, ठीक है, स्क्रिबल कर रहे होंगे, ठीक है। बट ऑनलाइन में ये करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। क्रेडिट गोज टू यू, बट शायद मैं भी इसका थोड़ा हकदार हूं। चलो बंद करो अब चैट को, ठीक है यार। ये जो अब लिखवाने जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, चैट स्लो डाउन हो जाए अब 1 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो मैं चैट बंद कर दूंगा फिर। जैसे पहले थी वैसे ही कर लो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो चैट कर रहे हैं, एंड होना भी यही चाहिए। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो इसमें से आ सकता है। सब्सटेंस whose solubility does not increase or decrease simultaneously, मुझे वर्ड थोड़ा गलत सा लग रहा है,
साइमल्टेनियसली की जगह कुछ और यूज करना चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट टू यूज ए वर्ड रेगुलरली। सर कहने का क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब यह है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं या तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो, या टेम्परेचर बढ़ाएं सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो। बट कई ऐसे कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, कभी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर थोड़ी देर बाद डिक्रीज होने लगती है, फिर इंक्रीज होने लगेगी, फिर डिक्रीज होने लगेगी, यानी कि रेगुलर वेरिएशन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहां पर सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, फिर वही सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट जब मिल के सॉल्यूशन बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन भी बोलते हैं। यहां पर नो रेगुलर वेरिएशन होगा, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। ऐसा भी हो सकता है पहले सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, फिर भी इंक्रीज हो, पर थोड़ी कम इंक्रीज हो। इस तरह कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होगा। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हमें पढ़ने हैं? एक है ग्लोबर्स सॉल्ट, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ग्लोबर सॉल्ट में से आएगा। सर ये ग्लोबर सॉल्ट क्या होता है? Na2SO4.10H2O। एक और भी एग्जाम्पल है इसका, अमोनियम नाइट्रेट। एक और भी एग्जाम्पल है इसका, कैल्शियम क्लोराइड, डेका नहीं, हेक्सा हाइड्रेट। हेक्सा मतलब 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन लगे हुए हैं। हमें जो डिस्कस करना है डिटेल में वो ये करना है। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। देखिए कैसे, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। वाई एक्सिस पर हमने सॉल्युबिलिटी रखी है, एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर रखा है। तो टेम्परेचर किस में रखा है? डिग्री सेल्सियस में। सॉल्युबिलिटी किस में रखी है? ग्राम पर ml में। ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट है। समझना, ध्यान से समझना, कोई जल्दी नहीं है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस से आपने क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, होगा क्या? पहले इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। सर यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, समझ गए क्या? एंडोथर्मिक में ही ऐसा होता था, टेम्परेचर बढ़ाते जाते थे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती थी। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर एक टेम्परेचर आएगा दैट इज 32.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सर क्यों? क्योंकि इसके बाद जो सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन है वो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। यहां पर रिएक्शन का आगे की जो सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। क्या ये क्लियर है सबको? यस नो, यस नो, यस नो। पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है रिपीट के लिए बोलना है। 0 डिग्री सेल्सियस से 32.4 डिग्री सेल्सियस तक इसका सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन एंडोथर्मिक को फॉलो कर रहा है, यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्सोथर्मिक हो गई है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यस 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 यस। आराम से आप लिख लेंगे। आपको अगर पेपर में आएगा तो यही आएगा, ग्लोबल सॉल्ट एक्सप्लेन करने के लिए। आइए, मैंने कहा था हमें 2 तरह के ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनको हमें क्या बोलेंगे, डिटेल में पढ़ना है। एक पढ़ना तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ
गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। पहले इसकी डेफिनेशन को आराम से सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, आपने 1 ml लिक्विड लिया, या इसको आप चाहें तो 1 cc भी लिख सकते हैं, पता है ना, 1 ml कह लो, 1 cc कह लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, बात एक ही है। 1 ml लिक्विड के अंदर आपने गैस को डिसॉल्व कराना चाहा। क्या कराना चाहा? डिसॉल्व कराना चाहा। गैस डिसॉल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सो मैक्सिमम गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in 1 ml of liquid is called its solubility, is called its solubility। ठीक है, आइए आराम से लिखते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस कन्वर्टेड टू एनटीपी या एसटीपी। बताता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताता हूं, आप बाकी का मतलब समझो। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस that can be dissolved in, जिसको डिसॉल्व किया जाएगा 1 ml ऑफ लिक्विड। 1 ml कहना है 1 ml कह लो, 1 cc कहना है cc कह लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब कहना है 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लो, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तब तक गैस को डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम गैस की, हालांकि उसको एसटीपी में कन्वर्ट करना है, जो डिसॉल्व किया जाएगा किसके अंदर, 1 ml ऑफ लिक्विड में, क्या बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है सर, आइए मान लीजिए यहां पर जो गैस डिसॉल्व हुई है वो कितनी डिसॉल्व हुई है, 80 ml। किस टेम्परेचर पे डिसॉल्व हुई है, राइट नाउ टेम्परेचर क्या है यहां पर, दैट इज 300 केल्विन, और प्रेशर क्या है, मान लेते हैं 180। कितना, 180। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो गैस डिसॉल्व हुई है कितने ml डिसॉल्व हुई है, 80 ml। टेम्परेचर क्या है राइट नाउ, दैट इज 300 केल्विन। प्रेशर क्या है राइट नाउ, दैट इज 180 ml। इस वॉल्यूम को हमें एनटीपी की वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। सर कैसे करेंगे, बता रहा हूं। उसी को जो पिछले पे लिखा था उसी को दोबारा लिख रहा हूं। क्या P1 1 ATM था, क्या V1 80 ml है, 80 है मेरे ख्याल से, 80 है ना, हाँ 80। और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। आपको इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है एनटीपी की वॉल्यूम में या एसटीपी की वॉल्यूम में। जब प्रेशर कितना होता है, 1 ATM, क्या हो रहा है ये, 1 ATM। वॉल्यूम हमें निकालना है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। इस वॉल्यूम को इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं जो हम गैसियस स्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे। P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। क्या P1 दे रखा है, यस 1। V1 दे रखा है, यस 80। T1 दे रखा है, यस 300। क्या P2 दे रखा है, बाई चांस वो भी 1 है। V2 हमें निकालना है, T2 जो है वो 273 है। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, 80 बाय 300, और ये 273 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 उधर भी चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 40 के टेबल पे ये 2 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। 275 को 5 से डिवाइड करो तो 50 और 55 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 110 से थोड़ा कम आएगा, 110 से थोड़ा कम आएगा, शायद 109 के आसपास आएगा, या 110 लिख देता हूं आसपास। ठीक है, वैसे आएगा कुछ 109 पॉइंट समथिंग, बट मैंने 110 लिख दिया। ये वॉल्यूम है जो गैस की डिसॉल्व हुई है एनटीपी पे, ये वो वॉल्यूम है जो गैस की डिसॉल्व हुई है एनटीपी पे। ये बताएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कि 110 ml डिसॉल्व हुई है, 110 ml डिसॉल्व हुई है। ठीक है, 72.8 आएगा। मैंने कैसे कर दिया, कुछ गलती कर दी क्या कैलकुलेशन में, ये आएगा 500 कुछ।
अच्छा ये गलत किया मैंने, ये गलत किया, डिवाइड गलत किया। 40 के टेबल में अगर वो 2 पे आया है तो 40 के टेबल में तो ये आता ही नहीं है। तो इसको करूंगा अगर मैं 1 पे करूं, 8 चौके 32, हाँ ये गलत किया, ये गलत किया मैं, वो कैलकुलेशन डिवाइड गलत किया है ना कि बच्चे कह रहे हैं कि डिसॉल्व करके कितना आएगा 72.8, चलो 72.8 जो भी आएगा ठीक है। तो 72.8 जो है वो डिसॉल्व हुआ है। टॉपिक पर मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। जितनी वॉल्यूम गैस की एनटीपी पे कन्वर्ट करेंगे उस वॉल्यूम को, 1 ml ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबिलिटी। जितनी वॉल्यूम आई थी उसको एनटीपी, उसको एनटीपी में हमने कन्वर्ट कर लिया, एनटीपी की वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। ये फॉर्मूला कहां से आया, स्टेट्स ऑफ मैटर में सीखेंगे आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो T2 का वॉल्यूम कैसे आया, T2 का वॉल्यूम कैसे आया, T2 का वॉल्यूम कैसे आया, T2 का वॉल्यूम तो निकाला है बाबू, ये एनटीपी पर वॉल्यूम निकाली है हमने, निकाली है। क्या पूछ रहे हो बेटा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया है V2 के लिए, कह रहा V2 का वॉल्यूम कैसे आया, बेटा वही तो निकाला है हमने, क्या कर रहा है यार तू। आइए, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, एक बार डाउट ग्रुप देख लेते हैं। एनटीपी में टी एंड पी का वैल्यू कितना होता है, तुम पहली बार आए हो ना आज क्लास में, आज तुम्हारी पहली क्लास है ना, झूठ मत बोलना, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ना। प्रेशर होता है एनटीपी पे 1 atm, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। फर्स्ट चैप्टर नहीं लिया पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा देते हैं। ये जो भी वॉल्यूम आई थी उसको एनटीपी की वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था बाय यूजिंग दिस इक्वेशन P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। ये इक्वेशन जो है हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। प्रणव जी, डेल्टा इज नेगेटिव लिखे हैं, उसका मतलब बताइए प्लीज। क्लास लेट ज्वाइन किया आपने, क्लास लेट ज्वाइन किया आपने, घनश्याम जी घन चक्कर वाली हरकतें ना करें बेटा। वाह वाह, ये जहां पना तुसी क्या बोलते हैं, ग्रेट हो है ना, तोहफा कबूल करो। इस चैप्टर के कितने लेक्चर बाकी हैं प्लीज एक बार बता दो ना, बताते हैं मैम, ब्लॉक होना चाहिए ये ना। हाँ करीना कुमारी है ना, ये भी देखिए रिपीट वाला बच्चा है, करीना कुमारी फिर एंड में कुमारी है। अच्छा ठीक है बेटा, सर जी इसे चेंज क्यों किया, सर एमएल में ही तो आया है, जो भी वॉल्यूम आती है उसको एनटीपी की वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, इसी कारण चेंज किया। डिफरेंस बिटवीन एनटीपी एसटीपी दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ग्राफ का नेचर एंडोथर्मिक के लिए आना है, पैराबोला क्यों हुआ, केस में तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है। हाँ डायरेक्टली वेरी कर रही है, तो डायरेक्टली वेरी का मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है क्या, क्यों ये नहीं हो सकता है। थोड़ा फिजिक्स में ग्राफ ही पढ़ लो यार, और कुछ नहीं पढ़ना तो। सर सेकंड पॉइंट बताओ, कौन सा सेकंड पॉइंट, नो रेगुलर वेरिएशन, देख रहे हो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ये रहा। अभी रिपीट किया, जस्ट अभी रिपीट किया। OMR शीट रिलीज हो गई है मैम, ये भी ब्लॉक होना चाहिए, अभी ब्लॉक होना चाहिए ये, ठीक है। वाह भाई वाह। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। मुझे पता है पीछे से आवाज आ रही है, बिकॉज कहीं आसपास बंद हो गई आवाज, बंद हो गई। आइए शुरू हो गई, पीछे से थोड़ा आवाज आ रहा है यार, आई मीन देयर इज सम वर्क गोइंग ऑन आसपास कहीं पे, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। किसी के घर में कोई काम हो रहा है तो आपको नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, ठीक है, मुझे आ रही है तो मुझे लगा आप लोगों को ना आ रही हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अफेक्टिंग, ठीक है जी। आइए सबसे पहला नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। पहली बात, जो भी गैसेस ज्यादा
लिक्विफेबल होंगी। सर लिक्विफेबल का मतलब क्या होता है? गैस लो, उस पे प्रेशर लगाओ और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अगर जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए हम बोलेंगे इजली लिक्विफेबल, मोर लिक्विफेबल। ठीक है, गैस लो, प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगता जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल पास 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 आते जाएंगे, और अगर वो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो बोलेंगे मोर लिक्विफेबल है, तो उसकी मोर सॉल्युबिलिटी होगी, मोर सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्वेंट में। जो गैस ज्यादा लिक्विफेबल होगी, लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट होगी, वो सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कोई भी गैस ज्यादा लिक्विफेबल है या कम लिक्विफेबल है? जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर को ऐसे लिखते हैं TC। सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ ए गैस, वैसे तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर में से है बट फिर भी मैं बता देता हूं। टेम्परेचर ऑफ ए गैस above which a gas cannot be liquefied, above which a gas cannot be liquefied, वो गैस का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर टेम्परेचर रखा होगा, जिससे ज्यादा टेम्परेचर रखा होगा, तो गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मैं साइड में कहीं लिख देता हूं टीसी की डेफिनेशन। टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied, no matter how high the pressure is। P मतलब प्रेशर, ठीक है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई गैस हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। जो पोलर गैस होगी उसका उससे कम होता है, और जो नॉन पोलर गैस होगी उसका सबसे कम होता है। इधर से इधर जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक बार जो आपके सामने लिखा है उसको दोबारा समझ लेते हैं। कौन सी गैस वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगी? जो ज्यादा लिक्विफेबल होती है, ठीक है। सर कौन लिक्विफेबल ज्यादा होती है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। अरे सर किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। जो पोलर होती है उसका थोड़ा कम होता है, जो नॉन पोलर होती है उसका सबसे कम होता है। इधर से इधर जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर कुछ एग्जांपल्स दे दो आप हाइड्रोजन बॉन्डेड के, पोलर के, नॉन पोलर के। हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जांपल है HF, पोलर का एग्जांपल है HCl, नॉन पोलर के बहुत सारे एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, Cl2 गैस, N2 और Cl2, बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारे नॉन पोलर गैसेस हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया है आपको, ठीक है। रिपीट कर दें? अच्छा, पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है तो मैं अपनी आवाज को ऊपर कर लेता हूं। जो भी गैस ज्यादा लिक्विफेबल होगी वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगी। कौन सी गैस ज्यादा लिक्विफेबल होगी? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्डेड गैस होगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, उसका सबसे ज्यादा होता है। पोलर गैस का थोड़ा कम होता है, नॉन पोलर का उससे कम होता है। तो ये वाटर में सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगी, ये उससे कम डिसॉल्व होगी, ये सबसे कम डिसॉल्व होगी। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं सिर्फ लिखूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि लिखते ही आपको कॉन्सेप्ट अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। गैस लिया, उसको गैस सॉल्यूट है, पता ही है, लिक्विड सॉल्वेंट है,
जब ये डिसॉल्व करते हैं, जनरली बात कर रहा हूं, जब सॉल्यूशन बनता है, इसको हम डिसॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक होती है। तो मुझे जल्दी से बताओ, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? 4 से ज्यादा बार पढ़ा दिया मैंने। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करेगा, वो पोलैरिटी से ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक है जी। सबका आंसर सही है जी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब गैस अनडिसॉल्व होती जाएगी। इसका मतलब गैस कमिंग आउट ऑफ लिक्विड। एग्जाम्पल दिखाऊं आपको? एग्जाम्पल दिखाऊं? आई थिंक मैं लेके आया हूं आज एग्जाम्पल, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस बाहर आना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस बाहर आना शुरू हो जाएगी। ओपन विथ ये देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आपके सामने 3 तरह की बॉटल्स जो हैं वो रखी गई हैं। तीनों सोडा वाटर बॉटल्स हैं। सोडा समझते हो? जो लोग शराब वगैरह पीते हैं उनको उन्होंने देखा होगा सोडा वगैरह के बारे में, या आपको भी पता होगा सोडा बॉटल्स जो मिलती हैं, लोग शराब के टाइम यूज करते हैं उसको। बाकी तो मुझे स्टोन का पेन होता है, मैं तब भी यूज करता हूं इसे ताकि स्टोन फ्लश आउट हो जाए। सब इसमें 3 बॉटल्स रखी गई हैं। यहां पे 3 बॉटल्स आपके सामने रखी गई हैं। ये है रूम टेम्परेचर पे रखी हुई बॉटल। रूम टेम्परेचर पे रखी हुई बॉटल। रूम टेम्परेचर एक है कोल्ड वाटर में रखा हुआ, एक हॉट वाटर में रखा हुआ। तो ये मिडल हो गया। मिडल कहने का मतलब है हॉट वाटर से ये ठंडी है, कोल्ड वाटर से गर्म है। देखो जरा इसमें, जैसे ही बॉटल ओपन करेंगे होगा क्या? जैसे ही बॉटल ओपन करेंगे होगा क्या? अरे अरे देखना, यही तो देखना। ये देखो बॉटल ओपन करी, गैस काफी ज्यादा निकली है ना? काफी ज्यादा निकली है, काफी ज्यादा निकली है। ठीक है, देख लिया। अब ऐसे एक और बॉटल ओपन करेंगे हम, वो कौन सी ओपन करेंगे? ये है ठंडी वाली। बिल्कुल देखना, ठंडी वाली का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा गैस बाहर नहीं निकलेगी। ज्यादा गैस बाहर नहीं निकलेगी। खुद देख लो, खुद देख लो, ज्यादा गैस बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, ये कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं इसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लैग हो गया ना? हाँ लैग हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें से गैस बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं? या बहुत कम निकलेगी, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि बॉटल ठंडी है। ठंडी मतलब टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा मतलब देखो गैस बाहर नहीं निकली, नहीं निकली ना आपकी बार बाहर नहीं निकली। अब गर्म में देखेंगे, गर्म में क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, मैक्सिमम गैस बाहर आ जाएगी। मैक्सिमम गैस बाहर आ जाएगी, मैक्सिमम गैस बाहर आ जाएगी। ये देखो, ये गर्म वाली नहीं, अब आएगी गर्म वाली, अब आएगी गर्म वाली। और गर्म वाली में देखना, नाउ लेट्स ओपन द बॉटल फ्रॉम द हॉट वाटर बाथ। गर्म वाली में इसको निकालेंगे। अब टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, गैस देखना कितनी बाहर आएगी, कितनी बाहर आएगी। देखना जरा इस बॉटल को, देख रहे हो कितनी सारी गैस बाहर आ गई है। तो ये आपने देख लिया जी। ठीक है, आइए, साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर
और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी। अभी अभी एग्जांपल भी देखा आपने, गर्म जो पानी में रखी हुई बॉटल थी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, यानी कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, इसका मतलब गैस बहुत ज्यादा बाहर आई थी, बहुत ज्यादा बाहर आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर आप बताएंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जो फिशेस वगैरह होती हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील क्यों करती हैं? क्या आपको पता है? वाटर अगर कोल्ड होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व रहेगी, ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व रहेगी। ठीक है, वाई एक्वेटिक एनिमल्स फील्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर? as temperature is less, therefore solubility is of oxygen is more in water। जितनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, therefore fishes feel more comfortable in cold water, in cold water। नेक्स्ट बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या सर आप हेनरीज लॉ पढ़ाने लगे हैं? नहीं, अभी मैं हेनरीज लॉ नहीं पढ़ाने लगा हूं, पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताऊंगा, हेनरीज लॉ बाद में होगा। आराम से सुनिए और समझिए। मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसमें यहां पर एक लिक्विड पड़ा हुआ है जिसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं। यहां पर हमने, मैं ग्रीन कलर रख लेता हूं, ये ग्रीन कलर पे यहां पे एक गैस नजर आ रही है, यहां पे ये गैस है, ये लिक्विड है, और ऊपर मैंने लगा रखा है एक मूवेबल पिस्टन। पिस्टन समझते हो ना? हाँ सर समझते हैं। ये पिस्टन नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। राइट नाउ गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं है या बहुत कम डिसॉल्व है, आप ऐसा भी कह सकते हो। अगर मैंने इस पिस्टन के ऊपर एक ईंट रखी तो क्या आपको पता है ये पिस्टन नीचे आ जाएगा? क्या पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा क्या गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी? यस और नो, यस और नो। और अगर मैंने एक और ईंट रख दी यहां पे, ये पिस्टन और नीचे आ जाएगा, ये गैस जितनी और भी बची होगी क्या वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी? सिर्फ यस और नो, यस और नो। बस जो यहां पर समझाया है वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, गैस का कितना मास लिक्विड में डिसॉल्व होगा इज डायरेक्टली proportional to pressure above the liquid, pressure above the liquid, directly proportional to pressure above the liquid। ठीक है, एक बार और समझा दीजिए। वही समझाया अभी।
जितना ज़्यादा यहाँ पर ये वेट रखोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा, उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो जाएगी। फिर ये वाला समझाइए, यही समझाया, यही अभी समझाया। व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर? सेम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल अप्लाई नहीं होगा क्या? कहाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कहाँ ये क्या हो रहा है? वाले कुछ समझ नहीं आ रहा। पिस्टन क्या होता है प्लीज टेल मी। एक डंडा टाइप होता है बेटा, जो तुम्हें पढ़े नहीं बचपन से। सर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो उल्टा होगा, बट जनरली एक्सोथर्मिक होती है, जनरली एक्सोथर्मिक होती है। पिस्टन बता दिया। हाउ हायर मोर सॉल्युबिलिटी? क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों हो जाती है? इसका मतलब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल पास पास ज्यादा आएंगे, यानी कि अपने साथ जुड़ेंगे। अगर अपने साथ जुड़ेंगे तो किसी के साथ भी जुड़ेंगे, है ना। आप अगर घर पे सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो तो आप बाहर आके भी बहुत अच्छा बिहेव करोगे, है ना। कई जाने चैट में आपको पता है वो कर देते हैं जो सुबह सुबह हम टॉयलेट में जाके करते हैं, क्यों? क्योंकि वो घर पे भी वही करते हैं, है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल अगर अपने साथ ज्यादा जुड़ेंगे तो दूसरे के साथ भी ज्यादा जुड़ेंगे, अपने साथ नहीं जुड़ेंगे तो दूसरों के साथ भी नहीं जुड़ेंगे। व्हाट इज बोथ सॉल्युबिलिटी? हो गया। अच्छा ये तो रीसेंट देखना ना मेरे को। तो सीसी का फुल फॉर्म सेंटीमीटर क्यूब। फिर प्रेशर पिस्टन का होना चाहिए ना, आपने लिक्विड क्यों लिखा? प्लीज समझाएं। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। ओ लक्ष्य, क्या बताऊं अब मैं। जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। किसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा लक्ष्य? इसी लिक्विड के ऊपर ना। जो लिखा है बेटा उसी को समझा रहा हूं। मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द लिक्विड। क्या मैं m को ऐसे लिख सकता हूं? Kp। कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, जहां यहां पर ये जो k है वो क्या है? एक कांस्टेंट। ठीक है। अब इसी से आगे हमें कंटिन्यू करना है, दैट इज हेनरीज लॉ। बट मैं हेनरीज लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन है वो एक ही बार स्टार्ट होगा और वो एक ही बार खत्म करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे आज आधा पढ़ा दें और कल आधा पढ़ा दें, ठीक है। तो आज 5-7 मिनट क्लास पहले फिनिश हो जाएगी, बट पहले कुछ बात करते हैं इसके बारे में। इसको ना मैं 2 बार रिपीट करूंगा आपके लिए। होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। आपने अगर मॉड्यूल परचेज कर रखा है तो उसमें से होमवर्क हम आपको देने जा रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 4 में सॉल्यूशन चैप्टर है, उसकी बैक एक्सरसाइज 1 जो कि मेरे पास है। बैक एक्सरसाइज 1 कहां से शुरू हो रही है? पेज नंबर, जो मेरे पास मॉड्यूल है पेज नंबर 50 से शुरू हो रही है। पढ़िए जरा क्या लिखा है। एक्सरसाइज 1 टॉपिक वाइज, वही लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1 टॉपिक वाइज फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 30 तक जो भी होमवर्क है आप कर सकते हैं। बस कौन सा क्वेश्चन नहीं करना? 8 नहीं करना, 10 नहीं करना, 11 नहीं करना, 26 नहीं करना। सर ये क्यों नहीं करना? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन से है। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना जा रहा हूं जिसको दुनिया सुनेगी ही नहीं। वो ये है पहला, ये देखो पहली बात यहां पे लिखी हुई है, दिस होमवर्क इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जिन्होंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रखा है, दे ओनली का मतलब सिर्फ वही, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीट रिवीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन समझ गए? मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर।
ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होमवर्क है जिन्होंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमसे पढ़ रखा है। पहले वो रिवाइज करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। रेडॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाना है वो आ भी गया होगा, मैं जानता हूं, चैट बॉक्स के अंदर। वो ये, क्या मॉड्यूल परचेज करना जरूरी है? आंसर है नो, मॉड्यूल परचेज करना जरूरी नहीं है। बट जिन्होंने परचेज किए हैं वो इसके ऊपर धूल मिट्टी ना जम जाए, उनको क्वेश्चन तो सॉल्व करने चाहिए ना। तो इन्हीं कारण उनको होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, इस मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी, नो मॉड्यूल, मॉड्यूल नहीं है तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं हमारे बैच मैनेजर से, क्या हमने नया वाला मॉड्यूल, मैं आज आपको चैट पिन कर दूंगा, क्या हम नया वाला मॉड्यूल लाइब्रेरी में है कि नहीं है। ठीक है, जिन्होंने कर रखा है वो ये करें। सर जो आज ही आए हैं पहली बार, आए हैं, वो क्या करें? आज कोई डीपीपी नहीं है, आप सिर्फ क्लास के नोट्स रिवाइज करके आएंगे। मैं पुराने बच्चों से भी पूछना चाहता हूं, क्या आप इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बताएंगे आप इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं सर किसी और नेशनल इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, वो कर लो, उसमें से कर लो, बट करना कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चन, हेनरीज लॉ के क्वेश्चन मत करने लेना, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है वो। यस 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 यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमें बताते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि कुछ और चीज़ें भी बताई जाए। ठीक है, क्लास में आपको पता है बहुत सारे अच्छे और थोड़े कम अच्छे बच्चे भी हैं। जो अच्छे बच्चे हैं बेटा, उनको लीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, उनको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, वो चुप रहेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्लास में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसे हम आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं बैक हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चलता रहेगा कि यार उसी मोटिवेशन से और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना है। एक और क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछेंगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। सर आपने बोला था एक टॉपर असाइनमेंट करके आप देंगे फर्स्ट चैप्टर का, बिल्कुल देंगे। वो देंगे आपको थर्सडे। तो थर्सडे से पहले ये क्वेश्चन ना पूछें, वो कहाँ है टॉपर असाइनमेंट, क्या है क्या नहीं है, ना पूछें, मैं उसका आंसर नहीं दूंगा आपको। ठीक है, पहले बता दिया थर्सडे। ठीक है, वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू सो मच। जब आप मोटिवेट करते हैं हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और यही हमें भी पुश करता है कि यार और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताएं, ताकि चीज़ें उनकी जर्नी और स्मूथ होती जाए। ठीक है, ये कहाँ चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, लास्ट ऑफ द क्लास में डिस्कस कर रखी है, मैंने लिखा भी हुआ है। कोई बच्चा नया हो तो वो इन लेक्चर्स के लास्ट में जाके देख सकता है, मैंने डिस्कस किया हुआ है ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल के बारे में आपको मैं कमेंट पिन करवा दूंगा ब्रांच बीएम द्वारा, या मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हेनरीज लॉ के कल। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।